नमस्कार, मैं हूं फरहान। आज हम मौजूद हैं जिला गाजियाबाद के शहर सीट से विधायक संजीव शर्मा के पास। सियासी गलियारों में ऐसे बहुत से सवाल हैं जो गूंज रहे हैं और लोगों को उनका जवाब चाहिए। तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए आज हम मौजूद हैं और जितने भी सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब महत्वपूर्ण हैं, आवश्यक हैं लोगों को जानना, उन सभी प्रश्नों को हम इनसे करेंगे। तो गाजियाबाद में सबसे ज़रूरी आज जो सवाल है जो मेरे सामने बार बार आता है, अभी कुछ समय पहले गाजियाबाद के ग्राम नाहल में एक अप्रिय घटना घटित हुई थी जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई थी। तमाम दल के लोग वहां जा रहे थे। यह भी कहा जा रहा था कि सियासत को लेकर, वोट बैंक के चक्कर में वहां जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक समूह ऐसा भी था जो निर्दोष माना जा रहा था, लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी था जो कहीं ना कहीं पुलिस के निशाने पर था। तो वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी शीर्ष नेता वहां पर जाके उसने क्या ऐसी कोशिश करी कि जो मामला इतना गंभीर चल रहा था उसे ठंडा किया जा सके। देखिए, जो पुलिस वाले की जिसमें डेथ हुई थी जी। उसमें लोग बहुत रोष में थे। क्योंकि नाहल मेरी विधानसभा में नहीं आता है। अगर मेरी विधानसभा में होता तो मैं निश्चित रूप से वहां जाकर बातचीत करता। लेकिन लोगों को ये लगता है कि जिस प्रकार से घटना हुई उस पुलिस वाले के साथ, तो पुलिस ने अपना काम किया उस घटना के बाद। और जो भी लोगों को, जो दोषी लोग होंगे उनको गिरफ्तार करने का काम पुलिस ने किया, कार्रवाई करने का काम पुलिस ने किया। हाँ, चूंकि मेरी विधानसभा में नहीं है और मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ, इसलिए वहां नहीं जा पाया। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेतागण हैं वहाँ के, वो अवश्य वहां गए होंगे या उन्होंने जाने का प्रयास किया, वो वही बता पाएंगे। और वहीं उसी क्षेत्र की बात करेंगे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में एक मिलाप भी होता होगा, चर्चा करते होंगे अपनी अपनी विधानसभा को लेकर। वहीं आगे एक गांव ढबारसी है, वहां पर एक डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। शहर का कचरा वहां लाया जा रहा है, रिसाइकिल होगा या जो भी होगा। उससे पहले उसका जो प्रोजेक्ट था वह गालंद में था। 10 साल तक लगातार विरोध चलता रहा, सूत्रों के अनुसार जितनी जानकारी मुझे मिली। तो अचानक उसकी दिशा बदल देना, और यह अभी स्वच्छता की बात चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि किस तरह से हरा भरा बनाया जाए जगहों को, प्रदूषण को किस तरह से कम किया जाए। फिर एक रहायशी इलाके में डंपिंग ग्राउंड बना दिया जाता है और नगर निगम उस पर कोई सुध नहीं ले रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? वो डंपिंग ग्राउंड किसने बनाया है? वो नगर निगम के द्वारा। नगर निगम के अधिकारी इसका जवाब अच्छी तरह दे पाएंगे। लेकिन जहाँ का कूड़ा है वहीं डलना चाहिए, मैं इसके पक्षधर हूँ। और लेकिन आजकल ऐसा नहीं है कि कूड़े से बदबू आती है। आजकल जो इनका निस्तारण करने का केंद्र है, आप बड़ी बड़ी जगह जाइए, आप इंदौर में जाइए, आप अहमदाबाद में देखिए, तो बहुत सुंदर सुंदर ऐसे उनके जो वो बना दिए हैं कूड़े के निस्तारण के केंद्र जो बना दिए गए हैं। उसमें आप आराम से बैठकर खा पी भी सकते हैं, एसी बनाया गया है और बहुत अच्छी चीज़ें, एयर कंडीशनड बनाने का काम वहाँ पर कर रहे हैं। जो कूड़े का सेग्रीगेशन है या कूड़े का निस्तारण का काम है, अब वहाँ के लोग ही बता पाएंगे या अधिकारी बता पाएंगे कि किस लिए या तो यहाँ जगह नहीं मिल रही है, वहाँ जगह मिल रही है। तो दूसरे डवारसी गाजियाबाद भी पड़ता है नगर, मेरे हिसाब से जिला गाजियाबाद में। तो वो किस लिए वहाँ पर, हो सकता है वहाँ जगह उपलब्ध हो, यहाँ जगह उपलब्ध ना हो, इस वजह से नगर। लेकिन कूड़ा जहाँ का है वहीं डलना चाहिए, मेरा विचार ये है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं के जो बयान होते हैं, कहीं ना कहीं जो गैर राजनीतिक संगठन हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं, वह उनकी नीतियों के उलट काम करते हुए नजर आते हैं? जैसे कि अटल बिहारी जी की बात करें तो वह सदैव फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे, लेकिन मौजूदा समय में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई एक पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं एक मध्यस्थता करने का मन बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ गैर राजनीतिक संगठन इजराइल के साथ खड़े हुए क्या ये प्रदर्शित नहीं करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसका आजकल प्रभाव पूरे विश्व में है कि हमारा पीएम कुछ भी बोले लेकिन हमारा एक अलग फैसला है कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आज विश्व के बहुत ही शक्तिशाली नेताओं में, और मोदी जी अगर आज कोई बात कहते हैं तो सब लोग उस बात को सुनते हैं।
विश्व के अंदर शांति हो, आपस में ज्यादा वैमनस्यता ना हो, विश्व युद्ध की स्थिति ना बने। इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि मध्यस्थता हो और शांति वार्ता हो। अब बहुत सारे लोगों का बहुत एजेंडा होता है, बहुत सारे संगठन है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है और राजनीतिक संगठन में भारतीय जनता पार्टी के लोग वही बोलते हैं जो आदरणीय मोदी जी चाहते हैं। जो मोदी जी की लाइन होती है वही भारतीय जनता पार्टी के लोगों की लाइन होती है। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो अपने आप अपने हिसाब से वो संगठन चलाते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो अपने विचार रखने के लिए, वो अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता वही बात करेगा जो मोदी जी कहे। जी, हमने अपनी विदेश नीति की सबसे ज़्यादा चर्चा की। 2014 के बाद से यदि कहा गया कुछ मजबूत हुआ है तो वह विदेश नीति मजबूत हुई है, ऐसा लगता भी था। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा कि हमारे पड़ोसी देश, चाहे वह ईरान हो या अरब देश हो, बांग्लादेश भी हमारा मित्र राष्ट्र हुआ करता था एक समय तक, वह हमारे पक्ष में ना खड़े होकर अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की तरफ खड़े थे, तो कहीं ना कहीं हम 2014 से भ्रम में रहे कि हमारी विदेश नीति अच्छी थी। अब उसमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है भविष्य में? देखिए, हमारी विदेश नीति आज भी बहुत मजबूत है। इसीलिए केवल एक सप्ताह के अंदर जिन 26 निर्दोष लोगों को की हत्या की गई पहलगाम में, उसका बदला लेने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत 100 किलोमीटर तक अंदर घुसकर पाकिस्तान को, जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया उन लोगों को सजा देने का काम भारत की सेना ने किया। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन देशों ने भारत की, केवल 2 या 3 देश ही तो भारत के खिलाफ रहे, पूरा विश्व भारत के पक्ष में खड़ा रहा। उसके बाद मोदी जी ने कूटनीति अपनाते हुए जितने भी गल्फ कंट्रीज थे, जितने भी मुस्लिम देश थे, उन सब देशों के अंदर अपने सांसद भेजे और उन्होंने बताया कि भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है, भारत हमेशा शांति के पक्ष में है। और ना भारत की मंशा यह है कि किसी पड़ोसी देश के ऊपर हम लोग आक्रमण कर लें, कब्जा कर लें, लेकिन हाँ, मोदी जी की नीति ये है कि अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पीछे 2 बार और अटैक हुए हैं, हमारी सेना ने किए सर्जिकल स्ट्राइक, और अब तीसरी बार, इस बार तो मजबूती के साथ अटैक किया। लेकिन हमारी मंशा, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा कभी भी युद्ध की नहीं रही है। वो केवल अपना बदला लेने के लिए, अपने देश को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि युद्ध में किसी का फायदा नहीं होता। युद्ध में उनके 500 मरेंगे तो 5 हमारे भी मरेंगे, और हम 5 मरेंगे। वो लोगों का तो इतिहास रहा है कि वो लोग तो अपने कई हजार लोगों को छोड़कर उन्होंने मना कर दिया कि ये हमारे सैनिक नहीं है, लेकिन हम अपने 4 भी सैनिक, अगर हमारे 4 सैनिक भी शहीद होते हैं तो हम उनका जो है पूरे मान सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि करते हैं। सब लोग उनके मुख्यमंत्री तक उनके घर जाते हैं और पूरे राष्ट्र के अंदर शोक मनता है। लेकिन इसके उलट जो दूसरे देश हैं, जो पिछली बार युद्ध हुआ तो 4000 सैनिकों के शव भी नहीं लिए, वहीं छोड़कर उन्होंने मना कर दिया कि हमारे सैनिक नहीं है। अंतिम सवाल करना चाहूँगा आपसे कि बीते दिन की बात है, इटावा में एक कथावाचक था और इसमें गलती से ही कहना पड़ेगा, और गलती से यादव समाज का था। तो कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंदुत्व का नाम लेकर और जातिवादी प्रथा को बढ़ावा देते हुए उसके सर के बाल हटा दिए, उसके साथ मार पिटाई की, जिसके बदले में राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने उन्हें 51 हज़ार रुपये सामने उनको भेंट किया। तो कहीं ना कहीं एक जो बटोगे तो कटोगे वाला एक टैगलाइन चल रही है, यह घटनाएं उन चीज़ों के खिलाफ दिखाई नहीं देती हैं। देखिए, ये तथ्य को समझना होगा। कथावाचक यादव है, इसमें कोई बुराई नहीं। कथा तो कोई भी व्यक्ति सुना सकता है, बिल्कुल, चाहे यादव हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जाट हो, कोई समाज का व्यक्ति हो वो सुना सकता है। लेकिन अपनी पहचान छुपाकर उन्होंने अपनी पहचान छुपाई। उन्होंने मिश्रा के नाम से
औरैया के नाम से आई कार्ड था उनका, और दूसरा आई कार्ड उनका आधार कार्ड यादव के नाम से था। तो व्यक्ति को अपनी पहचान छुपाने की क्या आवश्यकता है? जो व्यक्ति है वो खुद भी है। उनकी कथा की मैं अभी एक लाइन सुन रहा था, और वो कथावाचक लोगों को कैसे उन पर शक हुआ। उन्होंने कहा हनुमान जी गए अयोध्या में, वहां पर हनुमान जी लंका में गए और रात भर कुत्तों की तरह घूमे। इस तरह की जो कथावाचक हमारे भगवान, हमारे जो परम श्रद्धेय हैं, जिनको हम सब लोग बहुत मानते हैं हनुमान जी, इस तरह से उनके बारे में कथा सुना रहा, तो लोगों का उनके प्रति आक्रोशित होना स्वाभाविक है। बात को पूरी समझना चाहिए। बिल्कुल, केवल एक यादव है, उनका सम्मान होना चाहिए। कथावाचक कोई भी हो सकता है, लेकिन कथावाचक को अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए। कथावाचक को अगर वो यादव है तो यादव बताना चाहिए। उन्हें मिश्रा नहीं बताना चाहिए कि मैं मिश्रा हूँ, औरैया का रहने वाला हूँ। लोगों ने उनके सामान से निकाल दिया, वो यादव थे, इटावा के रहने वाले थे। तो लेकिन जो भी हुआ, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। कथावाचक का सम्मान रहना चाहिए, लेकिन कथावाचक को भी अपने दायरे के अंदर झूठ नहीं बोलनी चाहिए। जो कथा को वो सुनाने जा रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब वो स्वयं ही झूठ बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने उन सभी सवालों के जवाब सुने जो अब तक आप मुझसे पूछ रहे थे। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है, इन जवाब को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।